चलो स्टार्ट। Assalamualaikum. I'm Dr. Rahat, SR from Ward 18, and I'm your facilitator. And today our topic of discussion is uterine fibroids. Learning objectives. At the end of the discussion, we would be able to understand, define the uterine fibroid and its classification, which is FIGO classification. Number 2, describe the clinical presentation and effects on the quality of life, and justify the investigation and treatment options according to the boundaries of the stand. Anyone can describe or tell what is the fibroid, leiomyomata? थोड़ा बहुत बताना चाहिए। हाँ हाँ ठीक What are fibroids? Benign smooth muscle cell tumors which are also called leiomyomas arise from the neoplastic transformation of single smooth muscle cells of myometrium. They appear well circumscribed form tumors and which are characteristics of well appearance on the cut section or cross section. If we cross sect after the surgery, then you can see. They appear well, but there is a very sharp line of demarcation between the tumor and normal uterine musculature. On histology basis, there is a number of spindle smooth muscle cells and fibroblasts. ये फाइब्राइड जो है मल्टीपल होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और मोस्टली जो है कार्पस लूटियम बॉडी ऑफ यूट्रस भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सर्विक्स में भी हो सकते हैं, ओवरी में भी हो सकते हैं और ब्रॉड लिगामेंट में भी हो सकते हैं। फिगो क्लासिफिकेशन कुछ आइडिया है पहले कहाँ किस तरह से हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं? एनीवन? इंट्राम्यूरल होते हैं, सबम्यूरल होते हैं, सबम्यूकोजल होते हैं, गुड, पेडुंकुलेटेड होते हैं, बिल्कुल, सबम्यूकोजल, सबसिलोजल, ठीक है, इंट्राम्यूरल। अच्छा, फिगो क्लासिफिकेशन है। पेडुंकुलेटेड इंट्राकैविटरी होते हैं, सबम्यूकोजल लेस देन 50% इंट्राम्यूरल होते हैं, मोर देन 50% इंट्राम्यूरल होते हैं, वो भी क्लास 2 में आते हैं। और 100% इंट्राम्यूरल होता है बट इन कॉन्टैक्ट विद एंडोमेट्रियम होते हैं। और सिर्फ इंट्राम्यूरल वाले आ जाते हैं। और इंट्राम्यूरल उसके बाद सबसिरोजल सबम्यूकोजल है, उसमें भी लेस देन 50% और मोर देन 50% करेंगे तो वो एंडोमेट्रियम से आगे मायोमेट्रियम से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। और सबसिरोजल आ जाएंगे और अदर सर्वाइकल और पैरासिटल आ जाते हैं। इसमें डायग्राम है, अब इसमें शो किया है, ये पेडुंकुलेटेड है, ये इंट्राम्यूरल है, ये मोर देन 50% वाले सबम्यूकोजल में आ जाते हैं और ये जो बाहरी सिरोसा की तरफ जा रहे हैं मोर देन 50% या लेस देन 50% जो इसके बायोमेट्रियम को क्रॉस करके इसकी सबसिरोजल एरिया में जा रहे होते हैं और ये आ जाते हैं सबसिरोजल वाले। आपको ड्रा करके भी दिखाते हैं। वैसे आप इस बेस पे काफी सारे पेशेंट्स तो देखते होंगे, फाइब्राइड यूट्रस, मेजॉरिटी आप लोगों का इससे इंटरेक्शन होता रहता है। यूट्रस, एंडोमेट्रियल कैविटी। इसमें फर्स्ट हमने कहा था पेडुंकुलेटेड होता है कैविटी के अंदर। दूसरा मोर देन 50% आउट ऑफ मायोमेट्रियम होता है। सेकेंड वन मोर देन अंदर मायोमेट्रियम में मोर देन 50% चला जाएगा। फिर इन कॉन्टैक्ट टू एंडोमेट्रियम होगा 100% इंट्राम्यूरल बट इन कॉन्टैक्ट टू एंडोमेट्रियम।
and then intramural, more than 50% myometrium, and then more than 50% out of myometrium, वो सब सिरोजा की तरफ चला जाएगा। तो उसमें सब सिरोजा पेंडेंकुलेटेड फाइब्राइड्स आते हैं, ठीक है। ये जो इंसिडेंस का कुछ आइडिया है? मेजॉरिटी आप लोग देखते रहते हैं ऐसे पेशेंट्स में आपके पास कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो ज्यादातर रिप्रोडक्टिव एज में फाइब्रॉइड यूट्रस प्रेजेंट करती है। उसमें इसके मोस्ट कॉमनली बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के, और ये 20 to 50% वुमेन्स में होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। और इसके अलावा जो हम स्टेक्टमीज करते हैं मेजॉरिटी अदर काजेज देन द फाइब्रॉइड जैसे लीयोमायोसिस है या और काज है, उसमें भी 70% में इंट्रो हमें पता चल रहा होता है कि फाइब्रॉइड भी है उसमें। और इसमें मेलिग्नेंसी का रेशियो 0.64 पर 100,000 वुमेन पर ईयर है, बहुत कम रिस्क है मेलिग्नेंट का। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अच्छा पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है? आप डायग्नोसिस करते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस है, क्या कॉमन प्रेजेंटेशन होती है उसकी? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, फीलिंग ऑफ मैस हो सकता है, बिल्कुल पेन एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन पेन हो सकती है, एनीमिया बिल्कुल, अगर हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल रह चुका है तो उसमें एनीमिया के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इनफर्टिलिटी भी और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, उसमें उसके मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, प्रीटर्म लेबर भी हो सकती है। यही है बिल्कुल ठीक है, आपने मेनोरेजिया हो सकता है, डिस्मेनोरिया हो सकता है एंड एनीमिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन फीलिंग ऑफ मैस हो सकता है उसको, और उसकी वजह से उसको सिम्टम्स आ सकती है, बाउल ब्लैडर की सिम्टम आ सकती हैं, और इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है उसको, और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो मिसकैरेजेस और प्रीटर्म लेबर प्रेगनेंसी लॉसेस जो है वो भी हो सकती है। अच्छा, ये फाइब्राइड के जैसे साइज बढ़ता है उसका बताया गया है कि किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है बाकी ऑर्गन्स को। ये नॉर्मल यूट्रस है, देखिए रेक्टम और ब्लैडर किस तरह में स्पेसिस भी हैं और इसका कोई इतना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे मैस बढ़ रहा है उसमें फाइब्राइड बने, उसमें पीछे रेक्टम को और इंटेस्टाइन को पुश करना शुरू कर दे, जिससे उसमें ब्लैडर की बाउल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन है और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह उसमें ब्लैडर को भी पुश करना शुरू कर दे, उसमें यूरिनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इन्फेक्शन, अगर रिटेंशन और यूरिन की कंप्लेंट आती है, जैसे जैसे साइज बढ़ने से प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह इसमें अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, इनफर्टिलिटी यानी उसके ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। फिर इसके अलावा उसकी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, जिसने एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर लिया या पुश कर दिया, कैविटी डिस्टॉर्टेड करती है, उसमें उसकी प्रेगनेंसी कंसेप्शन में भी इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम होगा। और अगर आप मजीद ग्रो करते जाएंगे फाइब्राइड तो उसके प्रीटर्म लेबर और मोड ऑफ डिलीवरी पे भी डिपेंड कर सकता है, को इफेक्ट करे उसको। डायग्नोसिस किस बेसिस पे करते हैं हम डायग्नोसिस? तो हम आपको प्रेजेंटेशन के बेस पे करते हैं बिल्कुल, और गुड स्कैन पे करते हैं, एग्जामिनेशन पे करते हैं, और ज्यादातर जो बेसिकली हम कर रहे होते हैं वही हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे कर रहे होते हैं। हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की प्रेजेंटेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें हम कलर डॉपलर या एमआरआई की तरफ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं होता। ये अल्ट्रासाउंड में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जिसपे ये यूट्रस है, कुछ बता सकते हैं इसमें क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? यूट्रस। ये गुड, ये सब सिरोजन फाइब्राइड दिखाया हुआ है, ये यूट्रस है, इसकी बॉडी है पूरी, और इसके साथ ये सब सिरोजन लार्ज फाइब्राइड है। ये भी इसी तरह से इसमें ये यूट्रस है और इसकी पोस्टीरियर वॉल में ये फाइब्राइड है, अभी स्मॉल है, डेवलप कर रहा है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्कैन पे? हाँ, इसमें जो है ना, इसे आप देखो पिक्चर में, ये हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, और आइसो भी हो सकता है। अब इसमें ये हाइपर एक कोई एरिया नजर आ रहा है, थोड़ा सा व्हाइटिश ज्यादा है देन अदर मायोमेट्रियम, नॉर्मल मायोमेट्रियम से, तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड हमें नजर आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये भी फाइब्राइड पोस्टीरियर वॉल का, लेकिन इसने एंडोमेट्रियल कैविटी एंडोमेट्रियम को पुश किया हुआ है, इतना ही लार्ज हो गया कि उसने एंडोमेट्रियम को पुश किया हुआ है।
इससे वो फाइब्राइड जो एंडोमेट्रियल कैविटी में एंडोमेट्रियम को पुश कर देते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं हैवी। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? एनीवन? लेकिन ये कि मेडिकल और सर्जिकल है, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको कंप्लीटली रिजॉल्व कर सके। वक्ती तौर पे टाइमली इसके सिम्टम्स कम हो सकती हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, क्या क्या आ सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट में? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास जो हम टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसे के लिए यूज कर सकें? जैसे कैप्सूल ट्रांसफार्म देते हैं। अच्छा, ठीक है। और GnRH रिड्यूस करेंगे उसके साइज को। ठीक है, और क्या दे सकते हैं? क्या? जैसे हम कॉन्स्टांट फोर्ट भी देते हैं सेट्स में। ठीक है, और मेडिकल उसके अलावा GnRH है, और अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है प्लेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स हैं, GnRH एंड एगोनिस्ट, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, और लिपोनोजेस्टिन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम। GnRH एनालॉग्स मोस्ट एस्टेब्लिश्ड मेडिकल ऑप्शन है इन gonadotropin releasing hormone agonist. GnRH analogs leads to down regulation of pituitary receptors. पिट्यूटरी रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन करते हैं, जिससे ओवेरियन स्टीरॉइड हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है वो कम होना शुरू होती है, नेगेटिव फीडबैक होता है। लेकिन फर्स्ट जो है इनिशियली इंक्रीज करते हैं, फिर ये डाउन रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे फाइब्राइड का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और GnRH एनालॉग्स अगर आपने प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है तो फिर आप एड बैक थेरेपी देते हैं, क्योंकि इसके मेनोपॉजल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉजल सिम्टम्स क्या क्या हैं? हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस और बोन लॉस। इसके अगर आप उसको 3 मंथ से ज्यादा देना चाह रहे हैं तो फिर आप एड बैक थेरेपी देते हैं, उसमें आप लो डोज एस्ट्रोजन साथ देना स्टार्ट करते हैं, ताकि इसकी ये वाली सिम्टम्स जो है उनको आप मास्क कर सकते हैं। और मोस्ट स्टडी सजेस्ट करते हैं कि GnRH एनालॉग्स 40% तक रिडक्शन करते हैं फाइब्राइड साइज की। These drugs can be used prior to surgery. Prior to surgery आप यूज कर सकते हैं इसको, अगर कोई लार्ज फाइब्राइड है या बहुत बड़ी यूट्राइन साइज है और आप उसको स्मॉल में लाना चाह रहे हैं तो आप ये पहले यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो फाइब्राइड और नॉर्मल मायोट्यूब के दरमियान में डिमार्केशन होती है उसको ये मास्क कर देता है, तो आपको क्लियर कट मिल नहीं रहा होगा, इससे सर्जरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी ये ब्लड लॉस कम कर देता है ये, और ये उस सिम्टम्स को मास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। Selective progesterone receptor modulators are effective in reducing pain, bleeding, and fibroid size and improvement in the quality of life. कि उसकी सिम्टम्स रिड्यूस होंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। इनमें से एक एग्जाम्पल है जुलिप्रेस्ट्रॉल की, जो रिड्यूस करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये रिड्यूस करता है जो स्मूथ मसल सेल्स है उनके अंदर प्रोलिफरेशन को, उस प्रोलिफरेशन को रिड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा अपॉप्टोसिस को रिड्यूस करता है, उसमें भी लिखा हुआ है कि उसकी ब्लड सप्लाई को भी रिड्यूस करता है, जिससे वो फाइब्राइड जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स में हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस करता है, लेकिन जैसे GnRH एनालॉग्स में मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रही होती हैं, इसमें वो सिम्टम्स नहीं आ रही होती। डायलेटेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया कर देता है ये, उसमें सिस्टिक गैल्वेट डायलेटेशन हो जाती है। इसे पेशेंट में स्कैन का ऑब्जर्व करते रहते हैं इसको। Liponogestrel intrauterine system. Liponogestrel releasing intrauterine system has revolutionized the treatment of disrupted uterine bleeding. Uterine cavity अगर distorted है, बहुत large fibroid है, जिसकी cavity को distort किया हुआ है, उससे इंसेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन और इससे इसमें इंक्रीज हो जाता है कि एक्सप्रेशन करेगी। यूट्राइन कैविटी अगर रेगुलर साइज की है तो फिर आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइब्राइड के अंदर ये लॉस को तो कम करता है, लेकिन फाइब्राइड साइज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये टाइम थोड़ा बचा सकता है, इससे इतना इफेक्ट नहीं आता इसको। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती है, क्या क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हमारे पास? मायोमेक्टमी है, आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, एंड्रोमेट्रियोटॉमी कर सकते हैं, एंड्रोमेट्रियल ऑपरेशंस आ जाती हैं, तो ठीक है। ये ऑप्शन है, स्टेक्टमी है, मायोमेक्टमी है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, एब्रेजन प्रोसीजर्स है, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसमें प्लास्टिक ट्यूब कैनालाइज
कैनालाइजेशन की जाती है, क्योंकि फेमोरल आर्टरी वो आर्च करती है, एओर्टा को आर्च करते हुए कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाती है और वहां पे कोमर इंटरनल आर्टरी आर्टरी से गुजरती हुई यूट्राइन वेसल्स में आती है। इसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकुलेट यूज किए जाते हैं और वो उन वेसल्स में जाके यूट्राइन आर्टरी की होंगी उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे फाइब्राइड की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल बायोमेट्रियम है उसकी ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रहती है और कोलेटरल्स बन जाते हैं। और जो फाइब्राइड की ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है, वो डीजेनरेट होकर और एवास्कुलर होकर वहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। कई दफा पेशेंट कम आके बताते हैं कि मुझे एंटीडोट में पास भी किए हैं। ये भी उसी की पिक्चर बताई गई है, ये पार्टिकल्स हैं जो जाके वेसल्स को स्टॉप कर देते हैं। इसमें एक वीडियो भी है। This video has been produced to familiarize you with uterine fibroid embolization procedure, UFE. UFE is a safe, effective treatment for fibroids that has been performed for nearly 20 years. It is one of several treatments that may be used to treat fibroids in the uterus. Uterine fibroids are non-cancerous growths that develop from normal uterine muscle cells. There are 4 types of fibroids that develop in or just outside of the uterus. Submucosal fibroids grow into the uterine cavity. Uteral fibroids grow within the wall of the uterus. And subserosal fibroids develop on the outside of the uterus. Pedunculated uterine fibroids are where a fibroid tumor grows on a stalk, resulting in pedunculated submucosal or subserosal fibroids. All fibroids require a supply of blood to survive and grow. UFE takes advantage of this fact to target the fibroids. Uterine fibroid embolization is a minimally invasive procedure. UFE does not remove the uterus or the ovaries. A small incision is made in the leg to gain access to the femoral artery. A long flexible tube called a catheter is then inserted into the femoral artery. It is guided up the femoral artery and into the artery that supplies blood to the uterus, called the uterine artery. The catheter is then guided to smaller arteries that supply blood to the fibroids. Uterine fibroid embolization delivers tiny microspheres to the artery that supplies the fibroids, cutting off the blood flow, causing the fibroids to shrink. The tiny microspheres are injected through the catheter and travel through the blood vessel. Since the microspheres are more than 60 times larger than red blood cells, they plug the tiny vessels that red blood cells travel through to feed the fibroid. The procedure is repeated with the uterine artery on the other side to make sure that all blood supply to the fibroids has been cut off. All fibroids are treated simultaneously. Once the blood supply to the fibroids has been blocked, the fibroids begin to shrink. There is no scar tissue and minimal blood loss with UFE. Recurrence of fibroids with uterine fibroid embolization is rare. Most women are able to return to light activity within a few days of the UFE treatment, and are usually back to work and normal activity, on average, within 11 days. Take back your life today. Ask your doctor if uterine fibroid embolization is the right treatment. इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई आइडिया है? एनीवन? हेमाटोमा हो सकता है, बिल्कुल लक्षण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, गुड। और कोई एंडोमेट्रियल ट्रॉफी हो सकती है, बिल्कुल। इसमें है ग्रॉइन इंजरी हो सकती है, हेमाटोमा इन्फेक्शन हो सकते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर टू ओवरीज है, पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम हो सकता है। ये जो है फर्स्ट 7 to 10 डेज का होता है और 10% रिस्क होता है इसका पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम का। इसमें होता क्या है कि इस पे मेलेज होता है, फीवर होता है, टीएनसी काउंट रेस कर जाता है और इसमें डिफरेंशिएट करना इन्फेक्शन के दरमियान में और सिंड्रोम के दरमियान में डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम इसको एनर्जीसिया भी देते हैं, हाइड्रेशन भी करवाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं प्रोफाइलैक्टिकली और रीएश्योर करवाते हैं पेशेंट को। नॉन टारगेटेड और अगर मिस एम्बोलाइजेशन होती है ओवरी की या बाउल की, ब्लैडर की, तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ चल जाता है अगर ओवरी की इसकी एम्बोलाइजेशन अगर हो गई है तो। सेप्सिस हो सकता है, रेयर केसेस में डेथ भी हो सकती है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाती है, इंट्रायूट्राइन एडिशंस बन जाती है और ट्रीटमेंट फेलियर भी हो सकता है।
और ये भी हो सकता है कि दोबारा कोई और प्रोसीजर की जरूरत पड़ सके पेशेंट को। उसके बाद एब्लेशन प्रोसीजर्स है। एनीवन कैन रीड दिस स्लाइड, आप करो। It performs when uterine cavity is not too enlarged or distorted. Ablation appears to be successful. Microwave and bipolar radio frequency ablation may be best of second generation techniques. Significant reduction in fibroid size and symptom in the first 12 months after procedure. ये तब परफॉर्म किया जाता है कि यूट्राइन कैविटी जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, डिस्टॉर्टेड नहीं है। उसमें आप ये कर सकते हैं, अगर पेशेंट प्रिजर्व करना चाहती है अपनी फर्टिलिटी विशेस, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और माइक्रोवेव बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन प्रोसीजर्स है, सेकंड जनरेशन होते हैं, अभी बेस्ट होते हैं जो आप इंडिविजुअल पेशेंट्स में यूज करते हैं। और सिग्निफिकेंट रिडक्शन करता है फाइब्रॉइड साइज में भी और उसकी सिम्टम्स में भी रिडक्शन होती है। और फर्स्ट 12 मंथ्स में ये इसका इफेक्ट आ जाता है आफ्टर प्रोसीजर। अच्छा, न्यू टेक्निक है हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। इससे अल्ट्रासाउंड हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इंड्यूस द कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन द फाइब्राइड विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यू। प्रोसीजर एमआरआई गाइडेड होता है और इसमें मॉनिटर किया जाता है एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन उसकी टिश्यू की, फाइब्राइड की, टारगेट लीजन्स की और इसका टेम्परेचर विद इन द लीजन्स एज वेल एज इन द सराउंडिंग टिश्यू। It is not associated with the infarction-like syndrome, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में infarction-like syndrome आता है, वो इसमें नहीं आता। लेकिन ये न्यू टेक्निक है, अब इतनी हाईली डेवलप्ड यूज नहीं हो रही यहाँ पे। थक तो नहीं गए? Yes, anyone can read? Alvina, आप करो। Mrs. Sabina, 30 years of age, married for 2 years, nulliparous, presented with happy regular cycle for last 1 year, had medical treatment failure, and on scan posterior wall fibroid 16 to 7 centimeter. What would be the plan of management? हमने अब सारा फाइब्राइड डिस्कस कर लिया, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है और उसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और क्या हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अब एक सिनेरियो है ये, आपके ख्याल में इसमें क्या मैनेजमेंट ऑप्शन होगा? 30 ये अच्छी समझ आ गई, ठीक है। बायोमेट्री क्यों कहा है आपने इसके लिए? उसके पास ट्रीटमेंट फेलियर है, उसके पास कोई बेबी नहीं है, जाहिर सी बात है वो कंसीव करना चाहती है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने आई है। तो आप बायोमेट्री करेंगे, यूट्रस की कंजर्व करेंगे और उसके बाद उसकी कंसेप्शन के लिए ट्रीटमेंट देंगे। सेकंड केस Patient Naida, wife of person 43 years of age, para 4, presented with heavy menstrual bleeding for 2 years and feeling of mass abdomen for last 1 year. On scan, heavy heaving, multiple fibroids. Largest one is 8 to 9 centimeter and multiple fibroids. What will be the plan of management? हिस्टेक्टमी। इसमें हिस्टेक्टमी हुआ है क्योंकि मैडम उसकी एक बताए फैमिली कंप्लीट है। फैमिली कंप्लीट है। अगर फैमिली कंप्लीट अर्ली आ जाएगी तो एज फैक्टर है इम्पोर्टेंट है और मल्टीपल इसकी जो है वर्टिकल फाइब्राइड्स है, एज 43 है, फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन है हिस्टेक्टमी। गुड। लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स, हमारे शुरू में लर्निंग आउटकम्स यही थे कि हमें पता चले यूट्राइन फाइब्राइड क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पता चले, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, उसके इफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या होते हैं और कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। केस सिनेरियो बेस पे लग रहा है कि आपको समझ आ गई है। समरी है, मैनेजमेंट ऑप्शंस ऑफ द फाइब्राइड यूट्रस डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स एज, हर सिम्टम्स which affect her quality of life and her fertility wishes. ये इसकी short summary है। Any question? वैसे हम आपने साथ-साथ में पूछ लिया है, कोई और जहन में हो? यहाँ पे हम करते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है। यहाँ पे हम करते हैं। लॉन में करते हैं। मैम उसमें सारे फाइब्राइड वो हो जाते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई है सिर्फ जिस साइड पे हम करते हैं सबकी मेन जो यूट्राइन आर्टरी से सबकी ब्लड सप्लाई चल रही है ना, उसको जब ब्लॉक करिए, बाकी नॉर्मल मायोमेट्री हम तो उसकी कोलेटरल से लेंगे, लेकिन फाइब्राइड कोलेटरल से ब्लड सप्लाई नहीं ले रहा, वो सिर्फ सब फाइब्राइड उस तरह से करेगा।
स्मॉल से स्मॉल भी वो हो जाता है। मैम सब में ना जो क्लासिफिकेशन दी है पेनफुल कौन सा ज्यादा होता है? पेनफुल तो मैच पे डिपेंड कर रहा होता है। स्मॉलर मैच है, कुछ छोटे साइज का फाइब्राइड है, वो तो इतना पेन नहीं करते। जैसे फाइब्राइड का साइज रिट्राइंड साइज बढ़ता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट करता है, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट, उसको प्रेशर आता है नर्व्स में, फिर उसकी पेन स्टार्ट होती है। स्मॉल इस तरह से नहीं होती। बहुत सारे होते हैं ना, एक पेशेंट्स आती है उनको पता भी नहीं होता उनको फाइब्राइड है, स्कैन करवाते हैं तो पता चलता है उनको फाइब्राइड है और वो